स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा इस सरकार ने पिछले कुछ समय से जो बड़े बड़े कठिन मुद्दे थे उनके ऊपर यहां पर कदम लिया है। चाहे आर्टिकल 370 हो गया, उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि यह सरकार एक और बड़ा कदम लेने जा रही है और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। क्योंकि कल खबर यह आई है कि जो लॉ कमीशन होता है उन्होंने इसको लेकर जो कंसल्टेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ कमीशन सीक्स सजेशंस रिकमेंडेशंस फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स विद इन 30 डेज। तो ये साफ साफ इंडिकेशन देता है कि यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लॉ कमीशन के बारे में जानेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। और ध्यान रखिएगा, ये जो लॉ कमीशन है ये 22nd लॉ कमीशन है, क्योंकि इसके पहले जो 21st था उसने भी यहां पर कंसल्टेशन किया था। उसका क्या हुआ, उसी को लेकर आगे इसमें क्या काम किया जा रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 19 जून से 3 लाइव बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आप में से जो भी लोग प्योर हिंदी में लेना चाहते हो, प्योर इंग्लिश हो गया या फिर इंग्लिश बैच, जो भी आपको चाहिए यू कैन चूज अमंग देम। और ये सारे क्लासेस लाइव होंगे, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा, सभी में टेस्ट होंगे, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है न्यू कंसल्टेशन प्रोसेस ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यहां पर जनरल पब्लिक से, अलग अलग जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सभी को यहां पर इन्विटेशन भेजा है और कहा है कि 30 दिन के अंदर आप यहां पर जो भी सजेशन है, जो भी आपका व्यू है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वो आप हमें दे सकते हो। ये आप देख सकते हो 14 जून का ये पूरा नोटिफिकेशन है, कल ही यहां पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो 21st लॉ कमीशन था, मैं आपको आगे और बताऊंगा लॉ कमीशन के बारे में ताकि वो भी क्लियर हो जाए आपका। ये जो करंट लॉ कमीशन है ये 22nd लॉ कमीशन है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके पहले 21st लॉ कमीशन था, उन्होंने भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ एग्जामिनेशन किया था, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के व्यूज मांगे थे और यहां पर बाकी लोगों को भी कहा था कि आपके क्या व्यूज है, आपके क्या विचार हैं, वो यहां पर दे दीजिए। तो यहां पर क्या है ना कि ये जो 22nd लॉ कमीशन है, उन्होंने कहा कि देखिए जो 21st लॉ कमीशन था वो एक्सपायर हो गया था 2020 में, और अब वहां से लेकर अभी तक लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुका है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये 3 साल से ज्यादा हो गया है और ये जो मुद्दा है पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सभी पार्टीज को इंपैक्ट करता है। और इसी की वजह से हम चाहते हैं कि यहां पर एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और इसीलिए 22nd लॉ कमीशन ने यहां पर फिर से व्यू मांगा है और कहा है कि 30 दिन के अंदर, यहां पर आप देख सकते हो बोला गया है कि विद इन 30 डेज आप यहां पर मेल कर सकते हो। यहां पर जो लॉ कमीशन की वेबसाइट है वहां पर जाकर अपने व्यूज को दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका क्या सोचना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या आप चाहते हो इसको लागू किया जाए, नहीं किया जाए, अगर उसमें कोई चेंज करना है तो क्या चेंजेस होंगे। वो सारी चीजें जनरल पब्लिक से लेकर हर कोई यहां पर दे सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। देखो, यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, वो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वन दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। मतलब कि जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, उनके जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया, ये जितने भी पर्सनल मैटर होते हैं ना, उन सभी के ऊपर एक सिंगल कानून होगा, वन लॉ होगा। इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि आज के डेट में आप ज्यादातर देखोगे जो पर्सनल मैटर्स हैं उसमें हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज के अलग अलग कानून के हिसाब से चीजें होती हैं। और इनफैक्ट हमारे संविधान के अंदर जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आप देख सकते हो आर्टिकल 44 में ये लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द स्टेट शैल एंडेवर। अब देखो इस शब्द पे भी ध्यान दीजिएगा, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो क्या है ना, यहां पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि देखिए आर्टिकल 44 में जानबूझकर शैल एंडेवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एंडेवर का मतलब होता है कि
जो सरकार है उसको पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए ताकि वो देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सके, क्योंकि बाकी के जो डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है इन पर्टिकुलर स्ट्राइव, इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले मामले में लिखा है शैल एंडेवर, मतलब कि सरकार को पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। और आपको पता ही होगा क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर आता है आर्टिकल 44, ये जस्टिफाइबल नहीं है, मतलब कि जस्टिसिएबल नहीं है। कहने का मतलब इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर यही चीज फंडामेंटल राइट्स के अंदर होता तो वो आपका एनफोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर है, जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक ये आपका इसी के अंदर रहेगा, तब तक आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं मिल रहा है। अब इसमें क्या है ना, जो सिविल कोड है, सिविल मैटर्स हैं, इसको लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। कई लोगों का कहना है कि देखिए ऑलरेडी बहुत सारे मामले में हमारे देश के अंदर ऑलरेडी यूनिफॉर्म कोड है, और ये बात सही है। जैसे कि अगर आप देखोगे ज्यादातर सिविल मैटर्स में, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारी चीजों में अगर आप देखोगे ना तो वो हमारे यूनिफॉर्म है कोड। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब हम आज के डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं पर्सनल मैटर्स की, जो रिलीजियस कम्युनिटीज की पर्सनल मैटर है ना, मैरिजेस, डाइवोर्स, ये सारी चीजें हैं, उसके अंदर एक कानून हो जो आज के डेट में नहीं है। और इनफैक्ट आप देखोगे तो स्टेट्स में यहां पर कई सारे अमेंडमेंट भी किए हैं, क्योंकि यहां पर क्या है ना, आपको पता ही होगा लिस्ट होता है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेंटर लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में है, और जो यहां पर तीसरी लिस्ट है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों यहां पर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का आया था। इसके अंदर कई सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने मना कर दिया था कि हम इस कोड को, ये वाले एक्ट को नहीं मानेंगे, और उन्होंने कई सारे चेंजेस कर दिए थे। जैसे मान लो किसी के ऊपर फाइन है 10,000 का, तो उन्होंने चेंज करके कर दिया था 2,000 रुपए फाइन होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर स्टेट भी जो है चेंजेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि 21st लॉ कमीशन ने क्या बोला था उस समय, जो मैंने आपको बोला ना 21st लॉ कमीशन हुआ था इसके पहले, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या बोला था। देखो अगस्त 2018 में 21st लॉ कमीशन, जो कि लेड किया जा रहा था बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BS चौहान, उन्होंने कहा था कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, मतलब भारत के अंदर आज के डेट में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा 185 पेज का कंसल्टेशन पेपर था जिसमें कमीशन ने एम्फसाइज किया था कि सेक्युलरिज्म could not contradict the plurality prevalent in the country, मतलब कि हमारे देश में जो प्लूरैलिटी है, कहने का मतलब कि जो मैंने आपको बताया ना, जो पर्सनल लॉज के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस हैं अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज में, वो हमारे सेक्युलरिज्म को खतरा नहीं दे सकती। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट दैट की यूनिफॉर्मिटी अपने आप में एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर खतरा बन जाए। मतलब कि जो 21st लॉ कमीशन है, बेसिकली उनका यही कहना था कि आज के डेट में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर इसको लाया गया तो हो सकता है कि इसकी वजह से एक खतरा बन सकता है हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर। कमीशन ने यहां पर एक और चीज कहा था कि यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरीली नीड यूनिफॉर्मिटी इन अदर लॉज, मतलब कि जो एक नेशन होता है, यूनिफाइड नेशन होता है, जैसे भारत कई सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का एक समूह है, राइट। तो हमें यूनाइटेड रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए जरूरी नहीं है कि हर एक लॉज के अंदर यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो ये एक व्यू था 21st लॉ कमीशन का। डिफरेंसेस डिड नॉट ऑलवेज इंप्लाई डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अगर अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज में डिफरेंसेस हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इवन वाइल सजेस्टिंग, ऑल्दो 21st लॉ कमीशन ने, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कुछ चीजों को सजेशन किया था, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इन सब में थोड़ा बहुत यूनिफॉर्मिटी हमें लानी चाहिए, लेकिन बाकी चीजों में हमें यूनिफॉर्म लॉज लाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा 21st लॉ कमीशन का कहना था। अब क्वेश्चन आपके मन सभी में यह आ रहा होगा कि ये लॉ कमीशन क्या होता है, क्योंकि अगर मान लो लॉ कमीशन कोई कुछ कहता है तो क्या उसको माना जाता है, क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है? देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। लॉ कमीशन भारत का अगर आप देखोगे, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है।
एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब यह हुआ कि सरकार के निर्देश पर ये जो बॉडी है वो बनाई जाती है। मतलब आजादी के बाद से आप देखोगे समय समय पर लॉ कमीशन का गठन किया जाता है, गवर्नमेंट उसको स्टैब्लिश करती है। मतलब कि ये बेसिकली कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। मतलब संविधान के अंदर इसका कोई मेंशन नहीं है और ना तो किसी कानून के तहत इसको लाया गया है। ये बस एक एडवाइजरी बॉडी है, सरकार इसका गठन करती है और यूजुअली इसका जो टर्म होता है वो 3 साल के लिए होता है। जो पहला लॉ कमीशन था बना था हमारे देश में वो था 1955 में, और जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करती है ऑन वेरियस मैटर्स ऑफ लीगल नेचर। मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि अगर सरकार है, जो लॉ मिनिस्ट्री है, अगर वो कोई कानून लाना चाहती है, कोई सरकार कानून लाना चाहती है तो उसको लेकर सजेशन देती है। जरूरी नहीं है कि सरकार उसको एक्सेप्ट करे। तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया 21st लॉ कमीशन ने ये सारी चीजें बोली थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकार उसको एक्सेप्ट करे। अब हो सकता है कि 22nd जो लॉ कमीशन है अभी प्रेजेंट में, वो सजेशन दे दे कि हाँ हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए हमारे देश के अंदर, तो हो सकता है शायद उसको सरकार अपना ले। डिपेंड करता है। देखो 21st लॉ कमीशन का जो टेन्योर था वो 2015 से 2018 के बीच में था और उन्होंने 15 रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट किए थे। जो 22nd लॉ कमीशन है ये आप देख सकते हो, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2020 में और 3 साल का इसका टेन्योर था। तो 3 साल का टेन्योर था तो ऑब्वियस सी बात है कि 2023 के फरवरी में इसको एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसको 1.5 साल और एक्सटेंड कर दिया और इसका जो टर्म अब एंड होगा वो होगा 31 अगस्त 2024 को। तो ऑल्दो ये 3 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको अब 4.5 साल के लिए जो है आपका एक्सटेंड कर दिया गया 22nd लॉ कमीशन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लॉ कमीशन बनाया गया है इस बार का 22nd लॉ कमीशन, उसके अंदर सरकार ने यह कहा है कि जो फालतू के लॉज हैं हमारे देश के अंदर उसको हटाने का सजेशन दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ एक नया लेजिस्लेशन को लेकर आप सजेशन दीजिए ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम इंप्लीमेंट कर सके। आ रहा है समझ में? मैंने आपको बताया ना यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां पर मेंशन है हमारे संविधान में, वो है आर्टिकल 44। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, डीपीएसपी। तो यहां पर साफ साफ सरकार ने निर्देश दिया है कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या लेजिस्लेशन लाना चाहिए वो आप सजेस्ट करिए। तो कहीं ना कहीं ये इशारा साफ साफ है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ी। और मैं आपको बता दूं इसी साल के शुरुआत में आप देखोगे बीजेपी की जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी अपने पार्टी वर्कर्स को सभी को यह कहा था कि देखिए जो सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग जो यूसीसी है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी और हम विश्वास रखते हैं जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान हो सकता है शायद अगले साल 2024 चुनाव के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को शायद ले आया जाए। कब लाया जाएगा, कब तक होगा, एग्जैक्टली श्योर नहीं है, लेकिन प्रोसेस डेफिनेटली ये स्टार्ट हो गया, उसी के बारे में मुझे आपको बताना था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों में से डीपीएसपी में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी आपको बैच लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।